नमस्कार, मैं के.एम. सैनी, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। आज हम बात करेंगे मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, जो प्रोडक्शन अभियांत्रिकी के डिप्लोमा के छात्रों को MP 308 सब्जेक्ट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस में पढ़ाया जाता है। आज अपने बात करेंगे रोलिंग की। रोलिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी क्रॉस सेक्शन और लंबी वर्कपीस के कंप्रेसिव फोर्स लगाकर उसकी थिकनेस को रिड्यूस किया जाता है। अर्थात रोलिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द थिकनेस ऑफ और चेंजिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लॉन्ग वर्कपीस बाय कंप्रेसिव फोर्स अप्लाइड थ्रू ए सेट ऑफ रोल्स। और ये जो कंप्रेसिव फोर्स है वो एक सेट ऑफ रोल्स के द्वारा लगाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें एक कुछ मोटाई की प्लेट्स को दो रोल्स के मध्य गुजारा जाता है, तो उन रोल के प्रेशर्स के कारण उस प्लेट की थिकनेस में परिवर्तन हो रहा है और वो रिड्यूस हो रही है। अब सबसे पहले हम रोलिंग को क्लासिफाइड करेंगे कि रोलिंग कितने तरह की होती है। तो रोलिंग को किस आधार पे क्लासिफाइड करेंगे? सबसे पहले तो हम करेंगे वर्किंग टेम्परेचर के आधार पे। वर्किंग टेम्परेचर के आधार पे रोलिंग दो प्रकार की होती है, हॉट रोलिंग और कोल्ड रोलिंग। हॉट रोलिंग उसे कहते हैं जिसमें कि वर्किंग टेम्परेचर उस पदार्थ के रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर रखा जाता है, और कोल्ड रोलिंग उसे कहेंगे जिसमें वर्किंग टेम्परेचर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम होता है। अर्थात कोल्ड रोलिंग में रूम टेम्परेचर से लेके उस पदार्थ के रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक वर्किंग टेम्परेचर रखा जाता है, और हॉट रोलिंग में वर्किंग टेम्परेचर उस पदार्थ के रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर और उस पदार्थ के मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर से कम रखा जाता है। इसी प्रकार दूसरी प्रकार से रोलिंग को अपने क्लासिफाइड कर सकते हैं उसकी शेप के आधार पर। जो वर्क अपने बना रहे हैं उसकी शेप के आधार पे, उसके आधार पे भी हम रोलिंग को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है फ्लैट रोलिंग। इसका उपयोग करके हम रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की थिकनेस को रिड्यूस करते हैं, जिसे फ्लैट रोलिंग कहा जाता है। और दूसरी है शेप रोलिंग। इसमें स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के जो बार्स या इनगोट्स जो होते हैं उनको किसी शेप में परिवर्तित किया जाता है, जैसे चैनल है, आई सेक्शन है, एच सेक्शन है, बीम्स है, आई सेक्शन बीम्स हैं, रेल्स हैं इत्यादि। ये कुछ मुख्य रूप से जो स्टील के प्रोडक्ट्स हैं जो रोल करके बनाए जाते हैं। जैसे ब्लूम से अपने स्ट्रक्चरल शेप्स बनाते हैं, रेल्स हैं, सेक्शंस हैं, और स्लैब जो होती है उससे प्लेट्स हैं, कोयल्स हैं, सीट्स हैं, ये बनाई जाती हैं। और बिलेट से अपने बार्स और रोड्स बनाई जाती हैं, जिनका उपयोग अपने डेली लाइफ में किया जाता है। अब सवाल ये उठता है किसको अपने ब्लूम कहेंगे, किसको बिलेट्स कहेंगे और किसको स्लैब्स कहेंगे। कास्टिंग के बाद में इनगोट्स को रोल करके इंटरमीडिएट शेप दी जाती है, और उन इंटरमीडिएट शेप्स के क्रॉस सेक्शन के आधार पे ही उनको ब्लूम्स, बिलेट और स्लैब्स कहा जाता है। तो ब्लूम्स का क्रॉस सेक्शन जो होता है वो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन में होता है, और इनका कम से कम साइज जो होता है 6x6 इंच का होता है, और इससे बड़े भी हो सकते हैं। और इनसे स्ट्रक्चरल शेप्स बनाई जाती हैं, जैसे कि आई सेक्शन, एच सेक्शन, रेल्स, सेक्शन चैनल्स एटसेट्रा। दूसरा होता है बिलेट्स। इनका क्रॉस सेक्शन 1.5 इंच से बड़ा और 6x6 इंच से छोटा होता है, और ये भी स्क्वायर क्रॉस सेक्शन में ही होती हैं, और इनसे बार्स, रोड्स एंड अदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए जाते हैं। दूसरा है स्लैब्स। इनका क्रॉस सेक्शनल जो है वो होता है रेक्टेंगुलर, और इनकी साइज होती है 10 इंच गुणा 1.5 इंच, और इससे बड़ी भी हो सकती है। और इन स्लैब से अपने प्लेट, सीट्स और स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं, जिनका फर्दर उपयोग किया जाता है सीट मेटल ऑपरेशंस में। अब अपने बात करेंगे फ्लैट रोलिंग में यूज टर्मिनोलॉजी की। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो रोल अपने यूज में लेते हैं उनकी जो रेडियस होती है उसको कहते हैं रोल रेडियस या रोलर रेडियस। और उन रोलिंग के प्रेशर के कारण उन पे जो प्रेशर आता है
वो P से डिनोट करते हैं और उसको कहते हैं रोल प्रेशर। और स्ट्रिप और रोलर का जो कॉन्टैक्ट लेंथ जो होती है उसको L से डिनोट करते हैं और उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट लेंथ। अब जो कॉन्टैक्ट आर्क बनती है, जो चाप है या जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, उससे रोल के केंद्र पे जो कोण बनता है उसको थीटा से डिनोट करते हैं और उस कोण को कॉन्टैक्ट कोण या कॉन्टैक्ट एंगल या एंगल ऑफ बाइट भी कहते हैं। यहाँ VR जो है रोल स्पीड है, रोल की सरकमफेरेंशियली स्पीड, पेरिफेरल स्पीड, जिसको VR से डिनोट करते हैं। T0 जो इनिशियल थिकनेस है प्लेट की वो है, और TF है रोलिंग के बाद में प्लेट की थिकनेस। V0 प्लेट की एंट्री स्पीड है कि प्लेट रोलर्स के मध्य किस स्पीड से एंटर कर रही है, और VF है प्लेट की एग्जिट स्पीड कि प्लेट रोलर्स के मध्य से किस स्पीड से बाहर आ रही है। इसको देखने के बाद में अपने कुछ चीज़ों पे गौर करना आवश्यक हो जाता है। जैसा कि अपने ये देखते हैं कि गैप के मध्य जब प्लेट एंटर करती है तो उसकी स्पीड होती है V0, और जब वो रोल से बाहर निकलती है तो उसकी स्पीड होती है VF। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि जो प्लेट है उसका वॉल्यूम फ्लो रेट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, कि जितना वॉल्यूम अंदर आ रहा है उतना ही वॉल्यूम बाहर जा रहा है। चूंकि यहाँ थिकनेस रिड्यूस हो रही है तो लेंथ में वृद्धि हो रही है, थिकनेस में कमी हो रही है और उसके साथ साथ में उसकी लेंथ में वृद्धि हो रही है। चूंकि उसकी विड्थ कांस्टेंट रहती है इसलिए जो वेलोसिटी VF है वो हमेशा V0 से बड़ी होगी या अधिक होगी। यहाँ दूसरी बात है कि रोल की सरफेस वेलोसिटी VR इज लार्जर देन V0 एंड स्मॉलर देन VF। जो रोलर की सरफेस वेलोसिटी है वो है स्ट्रिप की एंट्रेंस वेलोसिटी V0 से तो ज़्यादा है, लेकिन स्ट्रिप की एग्जिट वेलोसिटी VF से कम है। इसका मतलब ये है कि रोल्स और स्ट्रिप के मध्य में स्लिप आ रही है, और दोनों के कॉन्टैक्ट एरिया में एक ही पॉइंट ऐसा होता है जहां पर कि रोल वेलोसिटी VR एंड स्ट्रिप वेलोसिटी V समान होती हैं, और उस पॉइंट को कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट या नो स्लिप पॉइंट। और उस पॉइंट पर रोल वेलोसिटी और स्ट्रिप वेलोसिटी दोनों समान होती हैं। जैसा कि हमने अभी देखा था कि फ्लैट रोलिंग में क्या किया जाता है कि रोल्स के मध्य में जो कंप्रेसिव फोर्स लगाकर प्लेट की थिकनेस को रिड्यूस किया जाता है, और इस थिकनेस को जो रिड्यूस करके जो फाइनल अमाउंट जो रिड्यूस किया जाता है उसको ड्राफ्ट कहते हैं। अर्थात ड्राफ्ट वो अमाउंट है कि जिस अमाउंट से अपने उसकी थिकनेस को रिड्यूस कर रहे हैं। तो ड्राफ्ट को D से रिप्रेजेंट करते हैं, और D की वैल्यू न्यूमेरिकली देखेंगे तो ये होगी इनिशियल थिकनेस माइनस फाइनल थिकनेस। यहाँ T0 स्टार्टिंग थिकनेस है और TF फाइनल थिकनेस है। अब इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि हम एक पास में कितनी परसेंटेज थिकनेस को रिड्यूस कर सकते हैं, उसको रिडक्शन के नाम से जाना जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है ड्राफ्ट बटे प्रारंभिक थिकनेस गुणा 100, अर्थात T0 माइनस TF अपॉन T0 गुणा 100। इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे रिडक्शन कहते हैं। यहाँ अब ध्यान देने वाली बात है कि ड्राफ्ट बहुत ज़्यादा होगा तो रोलिंग पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि सीट को रोल्स के मध्य खींचना आसान नहीं होगा। तो यहाँ एक
कैप होती है कि इससे ज़्यादा थिकनेस को अपने एक पास में रिड्यूस नहीं कर सकते, और उस कैप को कहते हैं या उस लिमिट को कहते हैं मैक्सिमम ड्राफ्ट, जो कि सफलतापूर्वक एक पास में की जा सकती है, और उसे डी मैक्सिमम से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी वैल्यू जो है वो ज्ञात की जाती है म्यू स्क्वायर गुणा आर से। यहाँ म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोल्स एंड प्लेट, एंड आर है रोल रेडियस। अब इस फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखेंगे और म्यू को जीरो करेंगे तो डी मैक्सिमम की वैल्यू भी जीरो आएगी, अर्थात अगर रोल और प्लेट के मध्य फ्रिक्शन कोफिशिएंट जीरो होगा, अर्थात फ्रिक्शन जीरो होगा, तो रोलिंग करना संभव नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम ड्राफ्ट जो कि एक पास में अपने कर सकते हैं वो शून्य हो जाएगा। अर्थात रोलिंग के लिए रोल और प्लेट या वर्क के मध्य फ्रिक्शन होना अत्यंत आवश्यक है। बिना फ्रिक्शन के रोलिंग करना संभव नहीं है। अब रोलिंग में कितना टॉर्क जनरेट रिक्वायर्ड होगा रोल्स को रोटेट करने के लिए, तो उसका एस्टिमेट करने के लिए एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है T = 0.5 F × L। यहाँ F है रोल फोर्सेस, जो डिफॉर्मेशन आप कर रहे हो उसके कारण से रोल पे फोर्सेस कितने आ रहे हैं, वो है रोल फोर्सेस F, और L है कॉन्टैक्ट लेंथ। जैसा कि हमने पहले देखा था कि गैप जो है रोल और वर्क के बीच में जो कॉन्टैक्ट लेंथ है वो है कॉन्टैक्ट लेंथ। और इस टॉर्क को जनरेट करने के लिए कितनी पावर रिक्वायर्ड होगी वो दी जाती है P = 2 π NFL। यहाँ पावर P है, N रोल्स रोटेशनल स्पीड है आरपीएम में, जो रोल हैं उनकी रोटेशनल स्पीड जो है वो आरपीएम है, अर्थात रोल 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है, और F रोल फोर्स है, L कॉन्टैक्ट लेंथ है। अब फ्लैट रोलिंग एनालिसिस से अपने ये कंक्लूजन निकाला है कि निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो रोल और वर्क की कॉन्टैक्ट लेंथ है उसको घटाने के लिए रोल की रेडियस को घटा दिया जाता है। तो रोल की रेडियस को घटा के हम कॉन्टैक्ट लेंथ को घटा सकते हैं, और चूंकि हमने देखा कि रोल फोर्स कॉन्टैक्ट लेंथ पे डिपेंड करता है, इसलिए रोल रेडियस को घटा के रोल फोर्सेस को भी घटाया जा सकता है। तीसरा निष्कर्ष ये है कि टॉर्क और पावर रोल फोर्सेस और कॉन्टैक्ट लेंथ पे डिपेंड करते हैं, इसलिए रोल रेडियस को घटा के कॉन्टैक्ट लेंथ को घटाया जा सकता है, कॉन्टैक्ट लेंथ को घटा के टॉर्क एंड पावर को भी घटाया जा सकता है। और दूसरा बिंदु यह है कि पावर जो है वो रोल की रोटेशनल स्पीड n पे भी डिपेंड करती है, तो रोल की रोटेशनल स्पीड या आरपीएम को कम करके भी रिक्वायर्ड पावर को कम किया जा सकता है। धन्यवाद। आगे के वीडियोज़ में हम रोलिंग के बारे में और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।